सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जितनी भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस थी हमने वो करी थी, और उसके बाद 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हम उसी का थोड़ा एडवांस पार्ट, मतलब अगर एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके अंदर की काइनेमेटिक्स क्या होगी, तो आज लेक्चर में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सीबीएसई के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जेई और नीट के लिए है। तो इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के साथ। तो ये टॉपिक में मोस्टली थ्योरेटिकल चीज़ें कम है और न्यूमेरिकल ज़्यादा है। तो एक बार मैं तुमको इसका और अगर मैं तुमको बोलने समझाऊंगा शायद तुमको समझ में भी ना आए, इसलिए चलो हम इसको बना के देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये एक चार्ज रॉड है, ये एक चार्ज रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये एक चार्ज रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ये एक रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है। तो क्या तुम इस बात पे एग्री कर रहे हो कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये है तुम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ना यहाँ पर तुम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन है जिसका जो मास है वो है m, ठीक है, जिसका जो मास है वो है m। अब वो ना कुछ ऐसे है, देखो वो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकल गया, ठीक है। फिर लेकिन वो जाना तो ऐसे चाहिए था, है ना। क्या तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, और ऐसे ट्रैवल करा वो विद वेलोसिटी v नॉट से एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो पाथ है, मतलब जो इसमें चेंज आया इसके डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन को हम लोग अभी के लिए डिनोट कर लेते हैं y से। तो y क्या है? डिफ्लेक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो एंगल बन रहा है इसके बीच में, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो ना अब इसमें तुमको यही चीज़ निकालनी है, इसमें तुमको डिफ्लेक्शन निकालनी है और एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालनी है। अब क्या तुम्हें एक चीज़ पता चल रही है कि ये जो एंगल है, मतलब जो एंगल के जो ये रिस्पेक्ट में जो होगा वो होगा Vx, और जो ये रिस्पेक्ट में होगा वो होगा Vy। हाँ तो मैं तुम लोग ये समझ आ रहा था
कि इसका जो इसके जो थीटा के रिस्पेक्ट में जो होगा वो होगा वी एक्स, और जो थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं होगा वो होगा वी वाई। क्योंकि अगर हम लोग ग्राफ में भी देखें तो ये वी एक्स होता है, ये वी वाई होता है, ठीक है। और अगर हम लोग रॉड की लेंथ की बात करते हैं तो रॉड की लेंथ है एक्स, ये एक्स है तो ये ऑफकोर्स ये बात है ये भी एक्स होगी। तो ना इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं एक्स का, एक्स कंपोनेंट। तो अगर तुम मेरे को इसमें बताओ कि यू एक्स मतलब एक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वह है वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, ठीक है। क्या कोई एक्सेलरेशन है? नहीं, एक्सेलरेशन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में अभी कोई नहीं दिख रही है, तो एक्सेलरेशन हम लोग ले लेंगे 0। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि मतलब हमने सबसे पहले हमने उसका कंपोनेंट हमने ब्रेक करा कि एक्स और वाई, फिर उसके बाद हमने इनिशियल वेलोसिटी देखी जो है वी नॉट गिवन है। अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा एक्स, है ना, एक्स यही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर हम लोग इस पर फॉर्मूला लगा दें कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लोग s की वैल्यू पुट कर देंगे और v नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। t पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया। अब हम यहाँ करते हैं x, u की वैल्यू है v नॉट इंटू टी। अब यहाँ से हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं, t की वैल्यू आ जाएगी v नॉट बाय एक्स। तो आई गेस सो हमारे पास अभी इतनी हमको अभी नॉलेज मिली एक्स का कंपोनेंट ब्रेक करने से, ठीक है। तो अब हम लोग ब्रेक करते हैं वाई का कंपोनेंट, ठीक है। हाँ, तो वाई का कंपोनेंट हम जब ब्रेक करेंगे प्रोसेस को, वाई कंपोनेंट, अब y कंपोनेंट में तुम इनिशियल वेलोसिटी देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी y के इसमें कुछ भी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी y की है 0। अब जब रुक जाओ, अब हमको बात करनी है एक्सेलरेशन की, है ना, ए वाई की हमको बात करनी है। अब एक्सेलरेशन वैसे क्या होता है, अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F बाय एम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स क्या है, यहाँ पे ना एक फोर्स बन रही है जो कि है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है हमेशा पॉजिटिव रिस्पेक्ट में होती है, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्यू ई, ठीक है। और उसके बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई वो रहेगा m, ठीक है। तो अब हमको फोर्स भी मिल गया और मास भी मिल गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बाय एम, ठीक है भाई। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी y, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में तो उसकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी y। तो अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग अभी ये वाली इक्वेशन लगाएं कि तो y इज इक्वल टू यू 0 है तो u 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम इंटू, हाँ, इंटू टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ से, ये यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू लेंगे इंटू वी नॉट बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
और यही तुम्हारी बन गई डिफ्लेक्शन की वैल्यू, मतलब यही तुम्हारी आ गई डिफ्लेक्शन, हाफ ई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसलिए ई लिया है, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो ये हमारी बन गई डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो हमारी आएगी। इसका यही एक बेसिक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो अब उसने हमसे पूछा है एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस के लिए ना हमको एक चीज़ हमको पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है वी वाई बाय वी एक्स, और इसमें जो वी वाई बाई ये वी एक्स निकलेगा वो हमेशा निकलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। तो अगर हम लोग वी एक्स निकाल सकते, अगर हम लोग वी एक्स निकालें, वी एक्स में u की वैल्यू क्या है वी नॉट, और एक्सेलरेशन 0 है तो पूरा, तो वी एक्स की वैल्यू है वी नॉट। और अगर वी वाई की वैल्यू देखें, अब वी वाई में u 0 है प्लस ए इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है वी नॉट बाई एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे लिख देते हैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू, हाँ। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू तुम्हारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंस तुम्हारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू क्या है क्यू ई एम इनटू, अब इसमें क्या है, इसमें वी नॉट नीचे है, ठीक है, तो इनटू एक्स अपॉन में वी नॉट का होल स्क्वायर। वी नॉट को उसमें पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पे वी नॉट था तो वी वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई, सॉरी, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई ये। अब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब या तो तुम्हें ये पूरा मेथड करना आता हो या फिर तुम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, पर लेकिन मोस्टली जो सॉल्व करते हैं वो पूरा ऐसे इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्या पता कुछ डिफरेंस हो। लेकिन एक बार तुम चेक कर लेना कि कहीं इस दोनों फॉर्मूले से तो नहीं निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट, ये हमारे पे अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस द मिनिमम वैल्यू फॉर वी नॉट, मतलब वेलोसिटी सच दैट चार्ज क्यू जस्ट क्रॉसेस और मिसेस द प्लेट, मतलब बहुत ही हल्का सा वो प्लेट को क्रॉस कर रही है, मिस कर रही है। तो हम लोग इस बार हम लोग ले लेते हैं कि डिफ्लेक्शन इस तरफ हुई है, ठीक है, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस तरफ लो उस तरफ लो, ठीक है। लेते हैं कि इस बार जो चार्ज है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, चार्ज है वो ऐसे गया कि उसने प्लेट को मिस करा, ठीक है, ऐसे चार्ज पार्टिकल जा रहा है और इसके ऊपर जो मास है वो है m और जो चार्ज है वो है q, ठीक है। अब हमको एक और चीज़ पता है कि ये जैसे पिक्चर लगाते हैं हमने कि ये v नॉट से ट्रैवल कर रहा है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, अब तुम बताओ कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी नीचे की तरफ लगेगी, तो नीचे की तरफ लगेगी क्योंकि डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है। जिसके ऊपर जो फोर्स लगी F इज इक्वल टू क्यू ई, वो लगी नीचे की तरफ। तो अभी तक तो हमको बस इतना ही समझ में आ रहा है, तो हम लोग इसका कंपोनेंट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम लोग ये बोल देते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है L, ठीक है। तो अब हम इसे कंपोनेंट्स लेंगे। कंपोनेंट में शुरू करते हैं x कंपोनेंट से। x
कंपोनेंट से, तो एक कंपोनेंट में जो न्यू एक्स है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, न्यू एक्स इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम मेरे को एक बार बताओ कि इसकी जो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी, यहाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इस एक्सेलरेशन भी कितनी होगी, ज़ीरो। अब तुम बताओ किसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या वो इज़ इक्वल टू एल होगी, या फिर एल से थोड़ी छोटी होगी, या फिर एल से थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि लिखा है जस्ट मिसेस द प्लेट। तो यह है कि डिस्प्लेसमेंट एल से थोड़ी बड़ी होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉर्मली पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर इसका मतलब ये है कि वी नॉट इंटू टी भी एल से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है कि जिससे हमको वी नॉट का पता चल। तो यहाँ से जो वी नॉट की वैल्यू आती है दिख रही है, वो हमको दिख रही है, वो है एल बाई टी। तो पहले तो हमको टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और टी की वैल्यू निकलेगी वाई कंपोनेंट से। तो यहाँ पे हम लोग वाई कंपोनेंट ले लेते हैं, वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो हम वाई कंपोनेंट में हम देखें कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है ज़ीरो है, और जो एक्सेलरेशन जो है वो वही हमने पहले पता है क्यू ई बाई एम होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट दे नहीं रखा है तो हम खुद ले लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर डी है, इधर नहीं लिखेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट इसका डी है तो इसका डिस्प्लेसमेंट डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया डी बाई टू। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग वाली इक्वेशन लगाएंगे कि एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा कि डी बाई टू, यू टी पूरा ज़ीरो हो गया है क्योंकि यू भी ज़ीरो है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टू कट जाएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, तो टी की वैल्यू आ जाएगी एम डी अपॉन में क्यू ई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गई टी की वैल्यू। अब हमको ये टी की वैल्यू हमको यहाँ पुट कर देनी है, तो वी नॉट की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन में, क्योंकि टी नीचे है तो क्यू ई ऊपर आ जाएगा, एम डी नीचे आ जाएगा, तो क्यू ई बाय एम डी। तो ये तुम्हारे पास वी नॉट की मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होता रहता है। तो इसके लिए से तुमको, जैसे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए तुम्हारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, तुम डायरेक्ट फार्मूला आके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, जो जिससे तुम्हारा काफ़ी टाइम जो होगा बचेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस द वैल्यू ऑफ यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, सच दैट इट मिसेस द अपर प्लेट। अब वो कह रहा है कि वो अपर प्लेट, मतलब इसमें उसने कंडीशन दे दी कि अपर प्लेट से ही होगा। पहले हमने नीचे वाले प्लेट से करा था, तो हम यही चीज़ हम लोग अपर प्लेट से भी करके देख लेते हैं। पर लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिगिनिंग से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने कहीं बीच में रखा हुआ है इस बार चार्ज, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, और लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये जिस एंगल से ऊपर जा रहा है और ऐसे, वो है 37 डिग्री, ठीक है। हम इस एंगल को हम बोल देते हैं कि ये एंगल जो है इसके बीच का ये है 37 डिग्री, ठीक है। और उसने बोला है कि जस्ट मिसेस या फिर जस्ट टचेस द अपर प्लेट, मतलब ऐसे होके ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो क्या तुमको एक बात समझ में आ रही है कि जो अगर अपर प्लेट की तरफ जा रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है जितना कवर कर सकती है,
तो इसको हम लोग बोल लेते हैं एच मैक्स। अब जैसे तुमको पता होगा कि एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। तो हम एक बार एच मैक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। लेकिन ऐसी सिचुएशन में तुमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा है कि यहाँ पे g इफेक्टिव लगता है ना कि खाली ग्रेविटी। तो यहाँ पे तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब हम कुछ नहीं है, अब हमको इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे कि हमको एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 अपॉन में 2। अब तुम बताओ इसमें जी इफेक्टिव क्या होगा। क्या तुमको कुछ आइडिया लग रहा है कि जी इफेक्टिव इसमें कहीं ना कहीं इसमें हम लोग एक्सेलरेशन ही यूज़ करते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा हो तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है क्यू ई इंटू एम, क्यू ई इंटू एम। कि यहाँ तक तुम्हें कुछ दिक्कत है? यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हम वैल्यू अगर पुट करना शुरू कर दें तो एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 35 की वैल्यू होती है 3/5 अपॉन में होल 3/5 अपॉन में क्यू ई बाय एम, ठीक है। तो यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि एच मैक्स की, वैसे एच मैक्स की वैल्यू है डी, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन में क्यू ई बाय एम। क्या तुमको इतनी नीचे का दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो अब हमको क्या निकालना, हमको u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर हम निकालेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी d इंटू क्यू ई बाय एम इंटू 5/3 उल्टा हो जाएगा इंटू 5/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे u स्क्वायर। तो यहाँ से u की निकालने की कोशिश करें तो u की वैल्यू आ जाएगी तो u की वैल्यू आ जाएगी 5/3 को हम लोग रूट के बाहर ले लेते हैं, तो 5/3 अंडर रूट डी क्यू ई इंटू एम, ठीक है। तो इसमें ना तुमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास अगर डायरेक्टली अगर तुमको ये वैरायटी क्वेश्चन आ जाता है तो इससे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला तुम निकाल सकोगे, जो कि मैंने तुमको दे दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके एक और बहुत ही छोटे से क्वेश्चन के ऊपर। तो तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन है ये कि इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस फाइंड इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम सो दैट इट कंप्लीट्स द पाथ। मतलब इसको इतनी कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि ये पूरा पाथ को कवर कर ले। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसके ऊपर एक फोर्स भी ऑफ कोर्स लग रही होगी, वो रहेगी क्यू ई, ठीक है। और तुम्हें अगर एक क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, इसका मतलब है तुम्हारी 11th बहुत वीक है। मतलब तुमने 11th में जो एक टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन में, उसके ऊपर ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कहेंगे, जिसका फार्मूला होता है न्यू मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 5 जी इफेक्टिव, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है जी इफेक्टिव इंटू आर। अब ऐसे और भी बहुत सारे केसेस वो बना सकता है जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बनते हैं। तो उसे ऐसा क्वेश्चन देना होगा तो हाँ, इसके लिए तुमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वो जो केसेस पढ़ाते हैं ना भाई,
और जो बाकी ये फॉर्मूले हैं कि अब ऐसा एक और फार्मूला भी है कि √3 GF × R। तो अब तुम्हारे पास अगर वो वाला केस आ गया तो वो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए तुमको अच्छे से करने की जरूरत है। अब इसमें तुमको जी इफेक्टिव तुमको पता ही है, जी इफेक्टिव की वैल्यू है QE/M। तो यहाँ से अगर न्यू मिनिमम निकालें तो आ जाएगा √5 × QE/M × R। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे एक चीज़ पूछूं, चलो ये तो मान लिया, हाँ ये पूरा होगा, हाँ चलो ये तो हमने मान लिया कि चलो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस था, ठीक है। और अगर मैं कह दूं अगर इसमें ग्रेविटी फ्री स्पेस ना हो, ये अब एक ग्रेविटी स्पेस है, मतलब ग्रेविटी स्पेस इसके अंदर है, तो तुम फिर क्या करोगे? तो तुम इसमें कुछ नहीं करोगे, तो तुम इसमें बस QE+G और ऐड हो जाएगी, बस जी नीचे की तरफ ही लगती है। फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा न्यू मिनिमम इज इक्वल टू √5 × QE/M + G × R, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको दोनों तरीके से आनी चाहिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस में भी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए हाँ कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए और ये ग्रेविटी के लिए जब ग्रेविटी हो। तो इसके लिए तुमको अगर तुमको काइनेमेटिक्स वाला ये वाला पार्ट करना है तो इसके लिए तुमको 3 चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो एक जो क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन था वो, और एक सर्कुलर मोशन, और दूसरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट। तुम तभी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेल कर पाओगे। अब जैसे मैं तुमको इसके बाद में तुमको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, अभी दिखाता हूँ। तो अब ये एक क्वेश्चन है कि इन अ ग्रेविटी स्पेस, मतलब इसमें ग्रेविटी है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ बॉब। तो तुम्हें अगर टाइम पीरियड ऑफ बॉब निकालना का फॉर्मूला होता है T = 2πL/G इफेक्टिव, ठीक है। तुमको ये फॉर्म, अब सबसे पहले तुमको G इफेक्टिव निकालना है। तो G इफेक्टिव मतलब एक्सेलरेशन में फोर्स। तो हमें एक फोर्स पता चल गया है कि एक फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दूसरी फोर्स है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नहीं है। तो अगर हम इसके टोटल फोर्स की बात करें तो इसका फोर्स बन जाएगा F = QE+mg, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन जो कि हमारा जी फैक्टर के बराबर भी है, तो उसके लिए हो जाएगी QE M + mg/m। अब इसको हम लोग एक उसमें भी लिख सकते थे, पर लेकिन इसे हमको आगे काटना ही है m को m से, तो इसलिए मैंने तुम्हें सिंपल वे में करके बता दिया QE/m + g। अब हमको ये इक्वेशन तुमको इसमें डाल देनी है। T = 2πL/QE + G/m। तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। तो अगर तुमको एक क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये जो टॉपिक है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक में ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे अभी हमने 5-6 क्वेश्चन करे तो उसमें देखा हो गया हर क्वेश्चन में एक अलग वैरायटी, एक अलग चैप्टर। अब जैसे हमने इसमें हमने सीखा कि टाइम पीरियड ऑफ बॉम्ब, भाई कि हमने इससे पिछले वाले में हमने इससे हाइट एच मैथ्स का फॉर्मूला लगाया था। तो इसमें मतलब है तुम अगर तुम्हें मुश्किल लगने इसका मतलब है तुम 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स में तुम लैग कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हें
इन चैप्टरों को बेसिक फार्मूले और बेसिक फंडामेंटल्स भी नहीं आते हैं। तो इसका मतलब यही है, तुम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम उन 3 चैप्टर का तुम थोड़ा अपने नोट्स से रिवीजन कर लो, जिससे तुमको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, आगे पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।